हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मैदान और झीलें। मैदान द्वितीय श्रेणी की जो उच्च है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है मैदानों का। अगर हम संपूर्ण विश्व के देखें तो संपूर्ण विश्व के स्थल मंडल के 41% भूभाग पर मैदान है, 33% भूभाग पर पठार है और 26% पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्थलमंडल के सर्वाधिक भाग पर मैदान फैले हैं। समतल एवं अपेक्षाकृत निम्न भूमि को जिसकी की ढाल अत्यल्प हो यानी कि बहुत कम ढाल हो मैदान कहलाते हैं। यानी कि समतल और अपेक्षाकृत निम्न भूमि जिसकी ढाल बहुत कम होती है उसको हम मैदान कहते हैं। अब हम मैदानों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है संरचनात्मक मैदान या भू संचलन से बने मैदान। भू संचलन के फलस्वरूप जब कोई स्थल खंड का सागर से निर्गमन होता है तो संरचनात्मक मैदान का निर्माण होता है। जैसे कि यूएससी का जो विशाल मैदान है या रूस मैदान है या रूसी प्लेटफॉर्म है, ये सभी संरचनात्मक जो मैदान है उसके उदाहरण हैं। निर्गमन के पश्चात इन मैदानों के जो विकास होता है इनमें जल और हिमानी अपर्दन और निक्षेपण कार्य करती है जिससे संरचनात्मक मैदानों का निर्माण होता है। कभी कभी सागर तट के पास स्थल खंड के सागर तल से ऊपर उठने के फलस्वरूप भी तटीय मैदानों का निर्माण हो जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का अटलांटिक तटीय मैदान। सागर तटीय यदि भू संचलन के फलस्वरूप निमज्जित हो जाता है तो वह निक्षेपण के फलस्वरूप मैदान में परिवर्तित हो जाता है। तो संरचनात्मक मैदान में स्थल खंड का सागर से निर्गमन या उसका ऊपर उठना, इन सभी क्रिया होती है। इसकी स्थल खंड का या तो उत्थान होता है या उसका नीचे धंसाव होता है, फिर उस पर जल और हिमानी के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा मैदान का निर्माण किया जाता है। दूसरा आता है अपर्दनात्मक मैदान। तो इसमें सबसे पहले आते हैं नदी अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान। नदी अपर्दन द्वारा निर्मित मैदानों को पेनिप्लेन या समप्राय मैदान भी कहते हैं। नदी अपने अपर्दन चक्र की जब अंतिम अवस्था में होती है तब इस प्रकार का मैदान का निर्माण होता है। और इस मैदान में जहाँ कहीं पे भी कठोर या प्रतिरोधी चट्टानें मिलती हैं उनको मोनेडनॉक भी कहा जाता है। और अपने मूल रूप में पाए जाने वाले संप्राय मैदान के उदाहरण बहुत कम है, क्योंकि ये उत्थापित या इनमें दोबारा से अपर्दन चक्र चालू हो जाते हैं। उत्थित संप्राय मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशियन एवं मिसिसिपी घाटी, स्कैंडिनेविया, दक्षिणी अफ्रीका एवं भारत के छोटा नागपुर पठार में इस तरह के जो मैदान है वो देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है हिमानी अपर्दित मैदान। इस प्रकार के मैदान उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरेशिया में पाए जाते हैं। भारत में लद्दाख मैदान है वो हिमानी अपर्दित मैदान है। और इस प्रकार के मैदान में मिट्टी की पतली जो परत है वो मिलती है और मैदान में चट्टानी टीले और झीलें देखने को मिलती हैं। तो हिमानी के अपर्दन के द्वारा जो मैदान निर्मित होता है उसको हिमानी अपर्दित मैदान कहते हैं। तीसरा है पवन अपर्दित मैदान। पवन अपर्दित मैदान में ये जो मैदान है ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में पवन के अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान है। इनको पेडी प्लेन भी कहा जाता है। और इन मैदानों में जहाँ कहीं पे भी जैसे कि पवन के द्वारा अपर्दन के द्वारा मैदान निर्मित हुआ तो उसमें जहाँ कहीं कठोर चट्टानें हैं जो अपर्दन के द्वारा नष्ट नहीं हुई है तो टीलों के रूप में वो विद्यमान रहती हैं, तो उनको इंसेल वर्ग कहा जाता है। चौथा आता है कास्ट मैदान। कास्ट मैदान चूना पत्थर क्षेत्रों में जब वर्षा जल या भूमिगत जल की विलयन क्रिया के द्वारा
निर्मित होते हैं ये मैदान। और इन मैदानों में जो अवशिष्ट टीले होते हैं उनको हुमस कहा जाता है, हुमस कहा जाता है, हुमस। और इस प्रकार के जो मैदान हैं वो यूगोस्लाविया के कास्क प्रदेश, उत्तरी अमेरिका के फ्लोरिडा युकाटन, दक्षिणी फ्रांस और भारत में चित्रकूट में देखने को मिलते हैं। तो पहले तो हमने पढ़े संरचनात्मक मैदान, जो सागर के पास के जो स्थल खंड है उसके निर्गमन से निर्मित होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान, जिसमें नदी अपर्दित, हिमानी अपर्दित, पवन अपर्दित और कास्ट मैदान पढ़े। अब हम पढ़ते हैं निक्षेपात्मक मैदान। निक्षेपात्मक मैदान सबसे पहले आता है जलोढ़ मैदान। जब जलोढ़ मैदान नदी के द्वारा निर्मित होते हैं और इसमें दो तरह के मैदान बनते हैं। एक मैदान बनता है पर्वतपर्वतीय मैदान। पर्वतपदी जो मैदान है वो बनता है नदी जब पर्वतीय भाग से नीचे उतरती है तो ढाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो अपने साथ जितने भी कंकड़ पत्थर बालू कीचड़ जो भी लेके आती है वो अपने साथ बहाकर नहीं आगे और नहीं ले जाती है। और वो पर्वत का जो जहाँ पर पर्वत समाप्त होता है या पर्वत पदीय भाग पर उनका निक्षेपित कर देती है, उनको छोड़ देती है वहीं पे, जिससे जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। और जब कई बहुत सारे जलोढ़ पंख आपस में मिल जाते हैं तो पर्वतपदीय मैदान का निर्माण होता है। हिमालय का जो भाबर है वो पर्वतपदीय मैदान का ही उदाहरण है। फिर आता है कि दूसरा आता है बाढ़ का मैदान। नदी अपने मध्य एवं निम्न मैदानी भागों में बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है और ये सभी बड़ी नदियों की घाटियों में बाढ़ के मैदान देखने को मिलते हैं। तीसरा आता है वो होता है डेल्टा मैदान। नदियाँ जब अपने मुहाने पर, मुहाना कहाँ पर होता है, जब नदी सागर में मिलती है तो वहाँ पर वो अपने साथ लाए हुए जितने भी निक्षेप होते हैं उनको वहीं पर निक्षेपण करने लग जाती है और इस तरह से डेल्टा का निर्माण होता है। और डेल्टा के जब बहुत अधिक विस्तार हो जाता है तो डेल्टा मैदान का निर्माण होता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान विश्व का सबसे बड़ा जो मैदान है वो है। अगला आता है हिमानी द्वारा निक्षेपित मैदान। हिमानी द्वारा निक्षेपित मैदान टिल मैदान या आउटवॉश मैदान कहलाते हैं। और हिमानी निक्षेपित जो मैदान होते हैं वो उबड़ खाबड़ दलदली होते हैं। और इस प्रकार के जो मैदान है उत्तरी जर्मनी, उत्तरी पश्चिमी रूस, कनाडा, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। फिर आता है पवन द्वारा निक्षेपित मैदान। तो पवन द्वारा निक्षेपित क्रियाओं के द्वारा जो मैदान बनता है उसको पवन निक्षेपित मैदान या लोइस का मैदान कहते हैं। और इस प्रकार के जो मैदान होते हैं उसमें मरुस्थलीय प्रदेशों से दूर बहुत बारीक या महीन मिट्टी के कणों के निक्षेपण से इस तरह के मैदान का निर्माण होता है। और इस प्रकार के जो मैदान है वो अर्जेंटीना और चीन में मिलते हैं। अगला है सरोवरीय मैदान। सरोवरीय मैदान देखो नाम से पता चल रहा है, सरोवर यानी कि झीलों के भरने से निर्मित मैदान को सरोवरीय मैदान कहते हैं। भारत में कश्मीर की घाटी, इम्फाल बेसिन सरोवरीय मैदान के सुंदर उदाहरण है। और इसी के साथ यूरोप में हंगरी का मैदान, उत्तरी अमेरिका में महान झील के तटवर्ती मैदान इसके उदाहरण हैं। अगला है लावा मैदान। ज्वालामुखी के उद्गार से निकले लावा के निक्षेपण के फलस्वरूप इस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है। फ्रांस, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना आदि लावा निर्मित मैदानों के उदाहरण हैं। तो ये थे मैदान और उनका वर्गीकरण। अब हम पढ़ते हैं झीलें। तो कैस्पियन सागर और मध्य सागर झीलें समुद्र तल से 26 मीटर और 393 मीटर नीचे हैं। जो विश्व की सबसे गहरी झील है वो बेकाल झील है, 1750 मीटर गहरी है। और जो कम गहरी है वो चाड झील है जो अफ्रीका महाद्वीप में है और इसकी गहराई 3 मीटर से भी कम है। झीलों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले भू संचलन से निर्मित। तो पहली आती है अभिनतीय झील, जिसमें स्विट्जरलैंड की जनेवा झील जो पर्वतीय अभिनति है उसमें झील का निर्माण होता है। दूसरा आती है दरार घाटी। जब भ्रंश के कारण दरार बनती है
भ्रंशन क्रिया के द्वारा जब दो स्थलखंड एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और बीच में दरार बन जाती है भ्रंश के कारण, भ्रंश घाटी बनती है। जब उस भ्रंश घाटी में पानी इकट्ठा होने से झील बनती है, उसको दरार घाटी या भ्रंश झील कहते हैं। और ये देखो ज़्यादातर जो भ्रंश घाटी या दरार झील है वो अफ्रीका महाद्वीप में टेगानिका, न्यासा, अल्बर्ट, ये सभी, और मर्त सागर भी एक जो है वो दरार घाटी की झील है जो जॉर्डन में है। बेकाल जो कि रूस की है, ये भी एक दरार घाटी झील का ही उदाहरण है। नव स्थल झील जब अंतर्जात शक्तियों के प्रभाव से महाद्वीपीय मगन तट समुद्र तट से ऊपर उठ जाता है, तो उस जब मगन तट ऊपर उठेगा तो उसमें अगर गड्ढा होगा और उसमें जल भर जाता है तो इस प्रकार की झील का निर्माण होता है। और इसका उदाहरण है कैस्पियन सागर। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील, तो इसमें पहली आती है लावा बांध झील। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जब नदी की घाटी में फैलकर नदी के जो मार्ग होता है उसको रोक देता है, और जो रोकने के बाद झील का निर्माण होता है उसको लावा बांध झील या कुली झील कहते हैं। और इसका उदाहरण इथोपिया की टाना झील है। और टाना झील का निर्माण ब्लू नील के मार्ग में जब लावा अवरोध हुआ तो उसके कारण टाना झील का निर्माण हुआ। इसी तरह अमेरिका की निकारागुआ झील का निर्माण भी इसी तरह हुआ था। अगला है क्रेटर झील। तो क्रेटर झील हमें पता है कि जब ज्वालामुखी क्रिया के बाद क्रेटर बन जाता है उसके जो मुख पे, तो उसमें जब पानी भर जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। और इसके उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेटर झील, बोलीविया की टिटिकाका झील। जो बोलीविया की टिटिकाका झील है ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील भी है। इटली की एवर्नन झील, भारत की लूनर और पुष्कर झील, ये सभी क्रेटर झील के उदाहरण हैं। अगला है लावा क्षेत्र की झील। ज्वालामुखी प्रदेश में लावा के असमतल फैलाव होता है और जब वो उबड़ खाबड़ रहते हैं तो जो नीचे स्थित भाग होते हैं उनमें पानी इकट्ठा होने से झील का निर्माण होता है। अगली आती है हिमानीकृत झील, हिमताल या टॉर्न झील। अब देखो ये हिमताल या टॉर्न झील है, ये इसको कोरी झील या ग्लंट झील भी कहा जाता है और इसका निर्माण हिमानी की अपर्दन क्रिया के कारण होता है। देखो जब ऐसे कोई पर्वतीय भाग है और जब हिमानी उतरते उतरते यहाँ इस तरह से खड्डा सा बना देती है और इसमें जब पानी भर जाता है तो इसको कोरी या टॉर्न झील कहते हैं। अगली आती है हिम सोपान या पेटरनोस्टर झील। हिमनद के अपर्दन से जब पर्वतीय क्षेत्रों में सोपानों का निर्माण होता है और उन सोपानों पर स्थित गड्ढों में जब जल भर जाता है तो इसको पेटरनोस्टर झील या हिम सोपान भी कहते हैं। देखो इस तरह से है कोई पर्वतीय, जैसे हिमानी ने इस तरह का पर्वतीय सोपान का निर्माण कर दिया और इसके इस क्षेत्र में इन गड्ढों में जब जल भर जाता है तो ये पेटरनोस्टर या हिम सोपान झील बनती है। पीढ़मान झील, पर्वतों की तलहटी में हिमनद के अपर्दन से इस प्रकार की झील का निर्माण होता है। हिमोड़ झील जो है, हिमोड़ झील यानी कि हिमोड़ के अपर्दन मतलब हिमोड़ के कारण जो झीलें बनती हैं। और इस तरह की जो झीलें वो फिनलैंड में सर्वाधिक मतलब फिनलैंड में असंख्य झीलें हैं इस तरह की हिमोड़ झीलें। दूसरा आता है कि नदियों द्वारा निर्मित झील, जिसमें पहला आता है पर प्रपाती झील। प्रपाती झील जब ये होती है जब इस तरह से वाटरफॉल होता है और इसके वाटरफॉल के नीचे यहाँ धीरे जब पानी होता है तो धीरे धीरे अवनमन कुंड का निर्माण हो जाता है और जब इसमें पानी भरता है तो उसको प्रपाती झील कहते हैं। और इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश की चचाई झील। दूसरा आता है गोखुर झील। गोखुर झील जब नदी मैदानी भागों में इस तरह विसर्ग के द्वारा ऐसे ऐसे चलती है, जब नदी इन विसर्ग को छोड़ के और सीधे बहने लगती है तो ये छोटे हुए जो भाग होते हैं इनमें पानी भरने से गोखुर झील का निर्माण होता है। और ये गाय के खुर जैसी होती है इसलिए इसको गोखुर झील या विसर्ग झील या छाड़न झील भी इनको कहते हैं। छाड़न, विसर्ग, गोखुर झील। डेल्टाई झील, जब डेल्टाई भागों में जो निक्षेपण भाग होते हैं जब उनके बीच में कोई झील निर्मित होती है उसको डेल्टाई झील कहते हैं।
और इसका उदाहरण है गोदावरी डेल्टा की कोलेरू झील, मिसिसिपी डेल्टा की पोंचास्ट्रियन झील, नील नदी की मोहे झील, नाइजर नदी की मेरी घाट झील। ये सभी डेल्टाई झील के उदाहरण हैं। अगली आती है पवन द्वारा निर्मित झील। तो इसके द्वारा पल्लाया या सैलिना झील, और इसका निर्माण पवन की अपरदन शक्ति के द्वारा होता है और ये झीलें अस्थायी होती हैं। अगला आता है भूस्खलन से बनी झीलें। तो जब भूस्खलन होता है और उसके झील बनती है, और हिमालय क्षेत्र में गोहना झील इस प्रकार का उदाहरण है। और हिमालय के मालपा के निकट भूस्खलन से दो विशाल झीलों का भी निर्माण हुआ है। और कुछ ये है, जैसे कैस्पियन सागर है, वो संसार की सबसे बड़ी झील है। विश्व में अधिकांश जो झीलें हैं उनका निर्माण हिमानीकरण द्वारा हुआ है। और यही एक कारण है कि जो सर्वाधिक झीलें हैं विश्व की, वो सभी उच्च अक्षांशों एवं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि ज़्यादातर जो झीलें हैं उनका निर्माण हिमानी क्रिया के कारण हुआ है। और संसार की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, सबसे गहरी बैकाल झील है, सबसे नीची झील मत्स्य सागर है, सबसे ऊंची झील टिटिकाका है, सबसे बड़ी कॉल्डेरा झील इंडोनेशिया की टोबा झील है। और डेल्टाई झील अगर हम माने तो जो डेल्टाई क्षेत्र में निर्मित गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में निर्मित अगर डेल्टाई झीलों को भील कहा जाता है। और भारत के जो पश्चिमी तट है उन पे लैगून झीलों को स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। और जिसमें कयाल का उदाहरण है जैसे केरल की वेबनाथ झील, ये एक कयाल या लैगून झील का उदाहरण है। तो इस तरह से आज हमने पढ़े मैदान और झील।